वैल्यूटिंग परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड, इसको रीड मार्क कर लो, इतना ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट। ये ना वही है कि इसमें मतलब सिर्फ है इसमें कि भाई नॉर्मल कि भाई एनएवी फॉल होता है तो हमारा हम ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड अच्छा काम नहीं कर रहा। तो देयर आर बेसिस ऑन विच यू इवैल्यूएट कि म्यूचुअल फंड कैसा काम कर रहा है ना। वाइल लुकिंग एट म्यूचुअल फंड्स परफॉर्मेंस वन मस्ट नॉट लेट द स्कीम रिटर्न इन आइसोलेशन। मतलब आप स्कीम के रिटर्न को मत देखो, आप देखो कि स्कीम में हैव जनरेटेड सिर्फ 10% रिटर्न, बट देन इवन द मार्केट इंडाइसेस वुड हैव गॉन अप इन द सिमिलर वे। बाकी मार्केट भी सिर्फ 10% से ऊपर गई होगी या मार्केट भी सिर्फ 9% से ऊपर गई होगी। तो आप हर चीज़ को इकट्ठा करके देखो तो आपको पता लगेगा कि आपका म्यूचुअल फंड या जो भी स्कीम है वो प्रॉपर कितना अच्छे से काम कर रही है, राइट। सेकेंड पैराग्राफ में वन मस्ट कंपेयर द स्कीम्स रिटर्न एज अगेंस्ट इट्स बेंचमार्क रिटर्न, कि नॉर्मल कितना वो रिटर्न दे दिया, कितना उसने बोला हुआ था कि इतना हम रिटर्न देंगे, उसके साथ कंपेयर करो। इट इज़ बेटर टू बी रिड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ स्कीम दैट कंसिस्टेंटली इज अंडर परफॉर्मिंग। अगर उसने बोला कि हम 10% रिटर्न देंगे पर हर साल वो लोग 6% के ऊपर जा ही नहीं पा रहे, तो मतलब वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो यू कैन रिमूव योर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम वंस पोर्टफोलियो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई अंडर परफॉर्मेंस ओवर द लॉन्गर टाइम होराइजन। मतलब लंबे टाइम में आपको पता लग जाता है कि क्या क्या अच्छा है क्या नहीं। इन एडिशन वन में ऑल्सो कंसिडर इवैल्यूएटिंग द कैटेगरीज एवरेज रिटर्न देख लो। इवन इफ स्कीम हैज़ आउटवर्ड परफॉर्म्ड इट्स बेंचमार्क by a decent margin there could be better performance in the peer group। मतलब देखो अपने हिसाब से कि बेंचमार्क के हिसाब से भी अगर ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, येट देयर माइट बी प्लेसेस वेयर उससे बेटर वाले भी कोई हैं या थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, आगे तुम्हारे ही एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। अभी एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड अब सिंपल हैं, मैं सिर्फ तुम्हें मतलब समझा रही हूँ, यू कैन रीड इट। पहला है तुम्हारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, सारा का सारा मैनेजमेंट करने के लिए एएमसी है, फंड मैनेजर्स हैं, स्कीम के मैनेजर्स हैं, राइट। तो सारी मैनेजमेंट तुम्हें नहीं करनी पड़ती, एनालिस्ट्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, वो लोग मैनेज करते हैं, तो इट इज़ बेटर मैनेज्ड, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हुआ। उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन, तुम्हारा अगर मान लो तुमने हर महीने 500 रुपये डाल रहे हो SIPs के अंदर, राइट, तो योर दैट 500 रुपीज़ इज इन्वेस्टेड इन वेरियस सिक्योरिटीज़ डिपेंडिंग अपॉन योर स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, करेक्ट। आप खुद डालते तो आप 2 कंपनीज या 3 कंपनीज में डालते, पर आपका अब 500 रुपये 25 कंपनी में इकट्ठा गया हुआ है। उसके अलावा कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, आपको कुछ पेपर वर्क नहीं करना है, कुछ भी नहीं। इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड रिड्यूसेस पेपर वर्क एंड हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू अवॉइड मनी प्रॉब्लम्स सच एज बैड डिलीवरीज, डिलेड पेमेंट, ये सब नहीं करना पड़ता। देन यू हैव रिटर्न पोटेंशियल। मीडियम से लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड के बेटर रिटर्न्स एक्सपेक्टेड रहते हैं क्योंकि डाइवर्सिफाइड है, सब कुछ है, कॉस्ट कम है, इतना ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होता जितना ज़्यादा हमने पढ़ा कि भाई एक्सपेंस रेशियो बहुत भारी ये वो, पर क्योंकि बहुत लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं ना तो कॉस्ट बढ़ जाती है लोगों में। लिक्विडिटी है कि अगर ओपन एंडेड हुआ तो ज़्यादा लिक्विडिटी है, एक्सेट्रा, है ना। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट है, तो आपको हर दिन का अपडेट दे देते हैं, हर सब कुछ आपको पता लगता है, करेक्ट है। देन यू हैव वोलेटिलिटी नहीं, रिस्क्स इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड। इसमें ये रिस्क्स हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स तुमको फेस कर सकते हो। भाई वोलेटिलिटी रिस्क वो तो हर जगह पर होती है, बहुत ज़्यादा हाई राइज या फॉल ऑफ प्राइजेस या कुछ भी, वॉलेटाइल चेंजिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है, ध्यान दे रहे हो। अगला है क्रेडिट रिस्क। कहाँ है तू, क्रेडिट रिस्क है नेक्स्ट, ध्यान दे थोड़ा। क्रेडिट रिस्क क्या है कि क्रेडिट रिस्क इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम अ सिचुएशन वेयर इन द इशूअर ऑफ स्कीम फेल्स टू पे द प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट, कि आपको जितना इंटरेस्ट, आपको जितना डिविडेंड रिटर्न्स जो भी मिलने वाले थे वो आपको नहीं मिलते हैं, उसका आपका रिटर्न वापस नहीं आएगा, वो क्रेडिट रिस्क होता है। लिक्विडिटी रिस्क इज कि वो लॉक इन हो गया, 5 साल तक आप बेच नहीं सकते, ऐसे भी रिटर्न्स होते हैं, ऐसे भी टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। देन यू हैव कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क। कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क का क्या मतलब होता है कि हम जब म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे थे तो हमारा ये मकसद था कि हमारा रिस्क कम हो जाएगा क्योंकि हमने डाइवर्सिफिकेशन करी है, अलग अलग जगह पे पैसा गया है, राइट। पर अगर उन्होंने भी एक ही जगह पे पैसा डाल दिया तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, एक जगह पर पैसा इकट्ठा चला गया, तो इसको कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क कहेंगे। आया समझ, वही लिखा है। म्यूचुअल फंड रिस्क इज ऑल्सो prevalent among investors. It can be described as a situation when investors tend to put all their money in a single investment scheme or in one sector. हमने एक स्कीम में डाला और उन्होंने भी वन ही सेक्टर में डाला, राइट। उसके अलावा इन्फ्लेशन रिस्क, वो तो सब जगह पे होता है, अचानक से वही खर्चे बढ़ गए, पैसा का वैल्यू का गिर गया एक्सेट्रा। ऑल्सो म्यूचुअल फंड में फेस द फॉलोइंग रिस्क। पहला डाइवर्सिफिकेशन हो गया, एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन हो गया,
टू मच कॉन्सेंट्रेशन ऑन ब्लू चिप सिक्योरिटीज़। ब्लू चिप सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है, वो सिक्योरिटीज़ जो पक्का रिटर्न देंगी, अच्छी कंपनीज़ हैं पर उनका रिटर्न कम होगा। तुम टाटा रिलायंस कंपनीज़ को ब्लू चिप मान सकते हो कि वो लोग का प्राइस अभी ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है, 15,000 या ऐसे ऐसे करके भी तुम्हारे वो हैं, क्या नाम है उसके, शेयर प्राइजेज हैं, राइट। उसके अलावा तो तुम ये देखोगे ना, तो ये वाली सिक्योरिटीज़ जो हैं वो बढ़ेंगी, गिरने का उनका चांस नहीं है, पर कितनी बढ़ जाएंगी, राइट। तो ब्लू चिप वाली सिक्योरिटी सेफ होती है, पर उसमें रिटर्न कितना ज़्यादा आएगा वो नहीं पता होता, ठीक है। हाँ, बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, ठीक है। हम सेफ इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ऐसे डाल देते कि नहीं टाटा में ही डालो, पर आपको थोड़ा रिस्क लोगे तो आपको रिटर्न आएगा ना, अच्छा ऐसा। उसके अलावा जो हमारे पास है, नेसेसिटी टू अफेक्ट हाई टर्नओवर थ्रू लिक्विडेशन ऑफ पोर्टफोलियो इन रिजल्टिंग इन लार्ज पेमेंट्स। तो वो इसमें क्या था, नेसेसिटी टू अफेक्ट हाई टर्नओवर थ्रू लिक्विडेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिजल्टिंग इन लार्ज पेमेंट्स ऑफ ब्रोकरेज एंड कमीशन, ठीक है। वो जैसे हमने वो नहीं अपॉइंट किया, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया था, एक तुम्हारा रेगुलर प्लान था पीछे बाइवर्ट फिक्स, तो उसमें कमीशन पेमेंट्स और ये सब में ब्रोकरेज में ज़्यादा पैसा हो सकता है, वहाँ पर चला जाए, रहने तो याद नहीं होएगा ये, 1 2 चलेगा। 4th आ जाओ, पुअर प्लानिंग हो गया, अनरिसर्च्ड हो गया, फंड मैनेजर्स अनअकाउंटेबल हैं। तो ये सारे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो फेस किए जा सकते हैं, राइट। ये ओवरव्यू तो कट कर दो या कुछ भी कर दो, मर्जी है तुम्हारी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, दोबारा से वही सारे डेफिनेशंस हैं जो हम पढ़ चुके हैं, तो रीड मार्क कर सकते हो तुम। डन है, आगे आओ अभी रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। For the purpose of grant of a certificate of registration, the applicant has to fulfill the following, namely, पहला, sponsor should have a sound track record and general reputation of a fairness and integrity। उसका sponsor अच्छा होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है ना। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है अपनी म्यूचुअल फंड की सेबी के साथ, तो स्पॉन्सर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। और पहले वाले सारे पॉइंट्स अभी स्पॉन्सर के बारे में बोले हुए हैं, आई थिंक, है ना। बुलेट पॉइंट दिया है ना, द स्पॉन्सर शुड हैव अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड इन ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, करेक्ट। उसके बाद तुम्हारे नीचे देखोगे तो नेक्स्ट पेज पे 1 2 3 4 पॉइंट्स शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स स्पॉन्सर के बारे में है, ठीक है, मार्क कर लो, लिखा नहीं हुआ है साफ, ठीक है। तो स्पॉन्सर के बारे में उन्होंने क्या पॉइंट्स बोले हैं कि ही शुड बी कैरिंग ऑन बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years। 5 सालों से कम फाइनेंशियल सर्विस के काम में लगा होना चाहिए। क्यों? ताकि उसको पता हो, राइट, कि क्या होता है। इंश्योर कि उसकी नेटवर्थ पॉजिटिव रहे इन ऑल 5 years। इंश्योर दैट पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ इज मोर देन द प्रपोज्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉन्सर इन द AMC। जितना उसने उसकी नेटवर्थ थी ना, उस मतलब जितना उसका नेटवर्थ है वो ज़्यादा है देन व्हाट ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग राइट नाउ इन द म्यूचुअल फंड। देन यू हैव नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 years। तो पिछले 5 सालों में उसका प्रॉफिट रहा होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। और एवरेज नेट एनुअल प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड टैक्स ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 years एटलीस्ट 10 crore रुपीज़। हमेशा प्रॉफिट हो और कम से कम 10 करोड़ का इसका एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट हो, ठीक है। 5 साल का एवरेज दिया ना ये, हर साल प्रॉफिट और 5 साल का एवरेज 10 करोड़। डन यहाँ तक, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे लिख लेना, प्रोवाइडेड दैट इफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड अंडर दिस आर नॉट फुलफिल्ड द स्पॉन्सरर शैल, ये सब लिखा है ना, लिख लो, द स्पॉन्सरर शैल फुलफिल सच अदर रिक्वायरमेंट्स, मिला, प्रोवाइडेड दैट इफ द रिक्वायरमेंट हाँ नॉट फुलफिल्ड द स्पॉन्सरर शैल, आगे लिखो, शैल फुलफिल सच अदर रिक्वायरमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। समझ गए?
और बाकी सारे पॉइंट्स आप कट कर दो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ होने वाला बस। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आ जाओ, वो अगला बुलेट पॉइंट पर। हाँ ये अब एप्लीकेंट के बारे में, ऊपर वाले पॉइंट स्पॉन्सर के बारे में थे। The applicant is fit and proper in the case of an existing mutual fund. Such fund is in the form of a trust or trust deed approved है. Sponsor has contributed at least 40%. However, any person who holds 40% or more of the net worth of the AMC shall be deemed to be a sponsor and will be required to fulfill. मतलब स्पॉन्सर को बोला 40% कंट्रीब्यूट कर, पर कोई अगर रैंडम बंदे ने 40% कंट्रीब्यूट कर दिया तो हम उसको स्पॉन्सर मान लेंगे और उसको स्पॉन्सर वाले जो पॉइंट्स थे ना वो कवर करने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, स्पॉन्सर एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स प्रिंसिपल ऑफिसर्स टू बी एम्प्लॉयड। ये किसके अंदर आएगा? ये भी एप्लीकेंट के अंदर आएगा? नहीं, ये सिर्फ एप्लीकेंट का तो सिर्फ एक पॉइंट था ना, अब सबका बताया हुआ है। देख सेकंड में म्यूचुअल फंड के बारे में बोला, फोर्थ पॉइंट वापस से स्पॉन्सर के बारे में बोला, राइट। अभी वापस स्पॉन्सर और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स जो भी म्यूचुअल फंड में हैं वो फ्रॉड नहीं करने चाहिए, कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए। जो ट्रस्टीज़ के बारे में क्या बोला, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज़ इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। एएमसी के बारे में बोला कि दे शुड ऑपरेट द स्कीम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। और कस्टोडियन के बारे में बोला कि टू कीप कस्टडी ऑफ द गोल्ड एक्सेट्रा, राइट। तो सबके बारे में अपना कुछ कुछ बताया हुआ है इन्होंने। नॉर्म्स फॉर शेयर होल्डिंग एंड गवर्नेंस इन म्यूचुअल फंड्स। पहला पॉइंट, नो स्पॉन्सर ऑफ अ म्यूचुअल फंड, इट्स एसोसिएट और ग्रुप कंपनी इंक्लूडिंग एएमसी थ्रू द स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड अदरवाइज इंडिविजुअल और कलेक्टिवली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैव। तो कोई भी स्पॉन्सर, कोई भी म्यूचुअल फंड का जो स्पॉन्सर है, या तो उस स्पॉन्सर का एसोसिएट या तो उसकी कोई ग्रुप कंपनी इंक्लूडिंग एएमसी, ठीक है, ये सारे लोग विल नॉट हैव 10% और मोर ऑफ द शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट्स इन द एएमसी और द ट्रस्टी कंपनी और म्यूचुअल फंड। ठीक है, उनको पैसा कंट्रीब्यूट करना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एएमसी की ओनरशिप 10% से ज़्यादा इनके पास नहीं होएगी। अगर होएगी, ऐसा हो गया तो एएमसी भी यही लोग कंट्रोल कर रहे हैं मान लिया जाएगा, राइट, विच इज़ नॉट ओके। ऐसा मतलब मान लिया जाएगा तो नहीं, मतलब समझो प्रॉब्लम वहाँ पर है कि वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ द एएमसी ऑफ द ट्रस्टी और एनी अदर म्यूचुअल फंड, तो वो बंदा बीओडी का पार्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आया समझ? हाँ, पहले स्पॉन्सर के बारे में बोला है। दूसरा, एनी शेयर होल्डर होल्डिंग 10% और मोर ऑफ द शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट्स इन एएमसी। जो बंदा एएमसी में होल्ड करता है 10% से ज़्यादा, स्पॉन्सर को क्या मना किया था कि तू एएमसी में 10% से ज़्यादा होल्ड मत करना, राइट। अब उल्टा बोल रहे हैं, अगर कोई इंसान 10% से ज़्यादा होल्ड करता है, ठीक है, तो उनको क्या बोला, इन द एएमसी एक्सेट्रा शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10% और मोर ऑफ द शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट्स इन एएमसी ऑफ द ट्रस्टी कंपनी और अदर म्यूचुअल फंड शैल नॉट हैव डायरेक्टली। ये क्या है? सेकंड पॉइंट कट कर दो, रहने दो। फर्स्ट पॉइंट बहुत है, ज़बरदस्ती कंफ्यूजन कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ इनफ, बाकी नीचे कुछ इतना काम का नहीं है। ठीक है, हाँ, सिर्फ स्पॉन्सर के बारे में ध्यान रखो कि स्पॉन्सर एएमसी में 10% से ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, हमें ज़बरदस्ती का। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, हर म्यूचुअल फंड को सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। तो द टर्म्स कंडीशंस क्या हैं? द ट्रस्टी एंड स्पॉन्सर एएमसी जो भी है, शिल कंप्लाई विद द सेबी रेगुलेशंस। म्यूचुअल फंड को भी बोला कि शेयर फॉरवर्ड इन्फॉर्म सेबी इफ एनी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसलीडिंग है। म्यूचुअल फंड शेल फॉरवर्ड इन्फॉर्म सेबी ऑफ एनी मटेरियल चेंजेस इन द इन्फॉर्मेशन, और फीस पेमेंट कर दो। ठीक है, कुछ चेंज हुआ बता दो, कुछ भी है जो भी भैया बता दो बस। नेक्स्ट तुम्हारा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड ऑपरेशंस ऑफ ट्रस्टी। म्यूचुअल फंड शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट एंड इंस्ट्रूमेंट शैल बी इन द फॉर्म ऑफ अ डीड। पता चल गया ना, ये तो पहले भी पढ़ा हमने। ट्रस्ट डीड शैल नॉट कंटेन एनी क्लॉज विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ लिमिटिंग और एक्सटिंग्विशिंग द ऑब्लिगेशंस ऑफ द ट्रस्ट। हाँ ठीक है, ट्रस्ट डीड में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो ट्रस्ट को कोई काम करने से रोक दे। यहाँ तक समझ आया? डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी, ये बंदे ट्रस्टी नहीं बन सकते। पहला कौन है?
जो इंटेग्रिटी वाला नहीं है, स्टैंडिंग वाला नहीं है, गिल्टी है, कन्विक्टेड है, या हैज़ फर्निश पर्टिकुलर से स्पेसिफाइड इन फॉर्म सी के हिसाब से उसने कुछ गलत काम किया है बस। उसके अलावा AMC एंड नो डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ AMC शैल बी एलिजिबल टू बी अ ट्रस्टी। AMC ट्रस्टी नहीं बन सकता, या AMC का कोई बंदा भी ट्रस्टी नहीं बन सकता। नो पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी ऑफ एनी अदर म्यूचुअल फंड। एक इंसान एक टाइम पर एक ही म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी बन सकता है। ठीक है। 2/3 of the trustee shall be independent and shall not be associated with the sponsors. ठीक है। If a company is appointed to as a trustee, then its directors can act as a trustee of any other trust provided conflict में नहीं। ये समझ आया पक्का दोनों को? अगला, in case a company is appointed as a trustee of a mutual fund, the chairperson of the BOD shall be independent director. ठीक है। ये रटने वाले पॉइंट्स हैं कुछ, अभी क्या कर सकते हैं। डन। बाकी अपॉइंटमेंट होने से पहले सेबी का अप्रूवल चाहिए, वो आगे दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ AMC, अभी स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सर और इफ सो ऑथोराइज्ड बाय द ट्रस्ट डीड शैल अपॉइंट एन AMC विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेबी। पढ़ ही रही हूँ मैंने तुमको क्या। अपॉइंटमेंट मेजॉरिटी 75% है, बाकी ठीक है पढ़ लेना ये सब। उसके अलावा नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगेन वही है, फेयर, फिट एंड प्रॉपर, साउंड, नॉट गिल्टी। ठीक है ठीक है, ये पढ़ना लेकिन बस खत्म है, 2 ही पेज है। 4 पेज रहेगी भाई। समझ आया लेकिन ये थोड़ा बहुत ये पढ़ लेना, लेकिन यार ज़रूरी है, पूछ लेते हैं। हाँ, ये कस्टोडियन के बारे में भी बोला है कि अगर आपको कस्टोडियन अपॉइंट करना है तो इंटीमेशन ऑफ द सेम टू द बोर्ड विद इन 15 days ऑफ अपॉइंटमेंट। AMC बोर्ड यानी कि सेबी को बताना पड़ेगा कि हमने कस्टोडियन अपॉइंट किया है 15 दिन के अंदर अंदर। हाउएवर इन केस ऑफ अ गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम, AMC बीइंग गोल्ड और गोल्ड जो भी है बी केप्ट इन कस्टडी ऑफ कस्टोडियन रजिस्टर्ड विद सेबी। हाँ, वैसे आप कस्टोडियन अपॉइंट करके सेबी को बता सकते हो, पर अगर आपका एक्सचेंज ट्रेडेड वाला फंड है, फंड ही जो वो वाला है जो गोल्ड वाला फंड है, और आपको कस्टोडियन अपॉइंट करना पड़ रहा है, तो आप वही वाला अपॉइंट करोगे जो सेबी रजिस्टर्ड है। एंड देन लास्टली क्या है, सिल्वर वाले में भी वही बोला है। No. क्या बोला हाँ, है? ये बोला है ठीक है। सिल्वर और वो रियल एस्टेट वाला, रियल एस्टेट नहीं, गोल्ड वाला। रियल एस्टेट भी है इसके अंदर। अच्छा, सिल्वर और रियल एस्टेट के लिए बोला है, ठीक है। एग्रीमेंट विद कस्टोडियन क्या है? नॉर्मली है, नेसेसरी डिटेल्स होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है। स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोसीजर, नो स्कीम शैल बी लॉन्च्ड बाय द AMC अनलेस अप्रूव्ड। ऑफर डॉक्यूमेंट आप दे दोगे जिसमें एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स होंगे। मिनिमम फाइलिंग फीस होगी वो आप पे ऑफ कर दोगे, साथ में हो। फॉर लिस्टिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ एनी स्कीम, द एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ द म्यूचुअल फंड शैल टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स एंड ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल। आप लिस्टिंग जब करते हो ना स्टॉक एक्सचेंज पे जब लिस्टिंग करते हो तो उस टाइम पर म्यूचुअल फंड लिस्ट हो रहा है, तो कोई कंपनी की सिक्योरिटीज़ लिस्ट हो रही है, तो हर टाइम पर स्टॉक एक्सचेंज का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलता है। सिर्फ अप्रूवल नहीं, इन प्रिंसिपल अप्रूवल अलग होते हैं। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब क्या होता है, मान लो अगर तुम लिस्ट हो गए, मतलब तुम्हें ये इसका अप्रूवल मिल गया। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब तुम्हें एज पर द दिए हुए कागज़ हम हाँ बोल रहे हैं कि तुम आ जाओ, ठीक है। पर अगर कागज़ आने के बाद, देखने के बाद हमें लगा कि तुम कोई पंगा किए, कोई फीस फाइलिंग में ख़राब किए, तो हम तुम्हें फाइनल अप्रूवल नहीं देंगे। इन प्रिंसिपल ओवर एक तरीके का प्रोविजनल अप्रूवल होता है, मतलब फाइनल अप्रूवल नहीं होता है, ठीक है। तो तुम्हें इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ता है। उसके बाद बिफोर लिस्टिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ एनी स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, द AMC जो भी है शेल एग्जीक्यूट एग्रीमेंट। अगर क्लोज एंडेड हो तो लिस्ट हो जाओगे, ओपन एंडेड हो तो लिस्ट हो नहीं सकते, पता है ना। और नो स्कीम अदर देन इनिशियल ऑफरिंग पीरियड ऑफ एन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कैन बी ऑपरेटेड फॉर सब्सक्रिप्शन। ये रहने दो, याद नहीं रहेगा। बाकी लास्ट पॉइंट मार्क कर लो, रिफंड द एप्लीकेशन मनी इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड,
ठीक है, विद इन 5 days, ये तो तुमको पता है, राइट? क्लैरिटी है? जल्दी जल्दी करो यार। बस रह गए हम 2 पेज। नहीं, मेरा वो ख़त्म होने वाला है। चैप्टर खत्म भाई, चल। कोड ऑफ कंडक्ट ईजी है, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए सब, एएमसी का एडिक्वेट डिसेमिनेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है मैंने पहले भी, सब प्रॉपर्ली टाइमली इन्फॉर्मेशन दो, एक्सेसिव कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए एक जगह पे। ये बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको अच्छे से काम करना है, इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स, इन्वेस्टमेंट्स करो एक्सेट्रा। एडवर्टाइजिंग कोड वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ भी लेते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट भी पूछ लेते हैं। देखा है ना तुमने, वो टीवी पे भी ऐड आती है म्यूचुअल फंड की, सब्जेक्टेड मार्केट प्लीज, ऐसे फटाफट बोलते हैं वो लोग। तो फटाफट, कितना फटाफट बोलना है उसका भी कोड ऑफ कंडक्ट है। पहले बहुत फटाफट बोलते थे, फिर अब कोई थोड़ा पोजीशन हो गई थी कुछ। अब स्लो हुआ अब है। स्लो बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हर चीज़ बोला हुआ है कि इतने सेकंड में आपको बोलना है, कम से कम ये देखो 6th पॉइंट में दिया हुआ है, कम से कम 14 वर्ड्स वाला एटलीस्ट 5 सेकंड तक का ऐड होना चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडेबल, ऐसा प्रॉपर उन्होंने दिया हुआ है। म्यूचुअल फंड, निवेश बाजार जोखिम हो गया, डील है। हाँ, ऐसा कुछ। तो वही है, तो इसमें वही एक्यूरेट रूफ है, पढ़ लोगे, ये इजी है लैंग्वेज। रिस्ट्रिक्शन में यार वो सिमिलर पुराने वाले रिस्ट्रिक्शन है, नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ इट्स एनएवी इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। एक स्कीम 10% से नहीं, पुराना वाला नहीं, नया ही है। एक स्कीम 10% से ज़्यादा डेट में डाल नहीं सकती पैसा। इन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ इट्स एनएवी इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय अ सिंगल इशूअर। एक इशूअर ने, मतलब एक कंपनी के 10% से ज़्यादा डिबेंचर्स में नहीं डाल सकती, अलग अलग कंपनी के डाल सकती है। आया समझ? अगला, हाँ सच में, हाउएवर सच लिमिट कैन बी इंक्रीज टू 12 विद प्रायर अप्रूवल ऑफ ट्रस्टीज। डन। दूसरा, अनलिस्टेड में नहीं डाल सकती, अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं डालना पैसा। ठीक है, 3rd पॉइंट पर आ जाओ। चले छोड़ दे। म्यूचुअल फंड शेल नॉट ओन मोर देन 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स। हाँ, जिस भी कंपनी में पैसा डाल रहे हो उसका तुमने 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट नहीं लिया होना चाहिए। ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर शैल बी डन ओनली एट द प्रेलेवेंट मार्केट वो भी प्राइस। कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा तो उस पर ही होगा जिस पर तुम्हारा मार्केट प्राइस चल रहा है। उसके अलावा क्या बोला उन्होंने, 5% वाला, एनी स्कीम में इन्वेस्ट इन अनदर स्कीम अंडर द सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एनी अदर म्यूचुअल फंड विदाउट चार्जिंग एनी फीस। हाउएवर एग्रीगेट इंटरेस्ट इंटर वो वाला वो नॉट एक्सीड 5% व्हेन वी, मतलब समझ आया। एक म्यूचुअल फंड के पास 2-3 स्कीम हो सकती है, एक स्कीम दूसरी स्कीम में, उसी म्यूचुअल फंड की दूसरी स्कीम में पैसा डाल रही है, ऐसा डाल सकते हैं। समझ में आया? उसके पास पैसा बच गया, उसको बाहर नहीं डालना था, उसने अपनी ही म्यूचुअल फंड की दूसरी स्कीम में पैसा डाल दिया, विच इज़ अलाउड, पर कितना हद तक? 5%, टोटल 5%। ठीक है। हाँ, उसके अलावा बाय एंड सेल ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरीज, मतलब प्रॉपर होना चाहिए, वो नहीं होता, कॉल पुट नहीं होता इसके अंदर, प्रॉपर होता है। फिर ऑल सिक्योरिटीज शैल बी परचेज और ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ म्यूचुअल फंड। नो म्यूचुअल फंड स्कीम शैल मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन एनी अनलिस्टेड सिक्योरिटी एक्सेट्रा। प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करनी और 25% से ऊपर ग्रुप कंपनीज में नहीं डालना। ठीक है। 10th पॉइंट, नो म्यूचुअल फंड शैल इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ इट्स एनएवी इन द इक्विटी शेयर्स और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एनी कंपनी। एक कंपनी में 10% से ऊपर पैसा नहीं डालना, वो पहले ही उन्होंने बोल दिया था। नेक्स्ट पेज, प्राइसिंग एज पर द मार्केट योगा।